एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो हट गया, मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती। साइंस टीचर जो मैं बात कर रही हूँ वहाँ से, जो स्कैंडियम है आपका, ठीक है, स्कैंडियम है जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। ठीक है, और सबसे पहले जो आपका नोबल गैस आती होता है आर्गन, आर्गन 3D1 4s2, यह आपका होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद टाइटेनियम है, तो आपका टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2। ठीक है, यानी 3D2 4s2। फिर उसके बाद आपका आता है वेनेडियम, उसका होता है 3D3 4s2। ठीक है, 3D3 4s2। आपका आता है क्रोमियम का एक्सेप्शन, जैसे कि ये सीरीज में चल रहे थे 3D1 3D2 3D3 3D4 होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं, क्रोमियम के पास क्या होता है, एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम का जो आपका होता है 3D5 4s1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंगनीज पे आ जाओ 3D5 4s2। फिर आपका आयरन पे आ जाओ 3D6 4s2। फिर कोबाल्ट पे आ जाओगे 3D7 4s2। फिर निकल पे आ जाओगे 3D8 4s2। अब आ जाओ कॉपर पे। ठीक है, कॉपर का होना चाहिए था आपका 3D9 4s2, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे हो जाता है आपका 3D10 4s1। तो जो एक्सेप्शन है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। जिंक है, जिंक में होता है 3D10 4s2। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज है। ऐसे ही आपकी 4D सीरीज है, इसमें आप लोग अगर याद रखेंगे तो आप यहाँ पे पैलेडियम का याद रखिए, जो कि होता है 4D10 5s0। ठीक है, 5s0। और आपका सिल्वर होता है Ag 4D10 5s1। कैडमियम होता है 4D10 5s2। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सीरीज, जो कि 5D सीरीज 6 पीरियड की होती है। ठीक है, तो इसमें आता है 5D9 प्लेटिनम का 6s1। आपका गोल्ड का है 5D10 6s1। आपका मर्करी का है 5D10 6s2। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं जनरली। तो आपको पता ही होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो कि शो की जाती है, राइट। तो मेटल्स की क्या होते हैं, हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है, मॉलिक्यूल डक्टाइल होते हैं, मेलेबिलिटी यानी पिट पिट के हम शीट बना सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं। ठीक है, ये आपके मेटल्स हैं। क्रिस्टल जो होता है, यानी मेटल जो होता है क्रिस्टल बनाता है, लेकिन आपके जो जिंक कैडमियम मर्करी एंड मैंगनीज, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जिसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, तो मेटेलिक बॉन्डिंग उसकी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आपका ग्रुप नंबर 6 में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इनकी मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। ग्रुप नंबर 12 है, जो आपके जिंक कैडमियम मर्करी है, इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वैसे तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, राइट। तो इनके पास क्या होगा, मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका एक ही दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए जिससे आपका मेटल लैटिस ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। ठीक है, जिससे लैटिस को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आपके पास जनरल ट्रेंड्स में अगर हम बात करें, आपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में सब जगह पढ़ा होगा एटॉमिक साइज क्या होता है। तो जैसे कि मैं ट्रेंड बात करूँ जनरल, तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्योंकि आपकी 3D सीरीज है जो कि स्कैंडियम से चालू हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी 3D सीरीज है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्कैंडियम से। तो आपका स्कैंडियम में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होना चाहिए था, आपका डिक्रीज होना चाहिए था एटॉमिक साइज। तो डिक्रीज हो रहा है आपका, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो आयरन और कोबाल्ट और निकल है इनका एटॉमिक साइज सेम हो जाता है और कॉपर और जिंक का इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। साइज जो होता है वो आपका जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियस और लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो साइज जितना जितना आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज होगा, अगर साइज डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होगा। इसी तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये देखो मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहले शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है बहुत सुंदर, उसके बाद लास्ट में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होता है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, अब न्यूक्लियस इसको ही देखेगा तो ये क्या करती है, इन सारे जो लड़की ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर एक शील्ड लगा देती है, एक इफेक्ट डाल देती है, स्क्रीन लगा देती है, जिससे जो न्यूक्लियस है वो दूसरों को नहीं देख पाता, सिर्फ इसी को देखता है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और साइज का बहुत ही सेम रेशियो है, अगर साइज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो आपस में ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप स्कैंडियम से चालू कर रहे हो, ठीक है, स्कैंडियम से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने में आपका साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सेम, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। दैट इज़ योर एटॉमिक साइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो आपकी
3D 4D एंड 5D इन दोनों की सेम साइज होती है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि 4D एंड 5D के सेम साइज क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आप लिख देना कि पुअर शील्डिंग होती है आपकी डी एंड एस ऑर्बिटल्स के बीच में, जिससे साइज डिक्रीज हो जाता है और इन दोनों की साइज जो होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो जनरली ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो अगर मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3 जगह जो है वो आपको कम दिखेंगे। जो मैंने वाइट से बना रखा है ये और ये, यानी 2, 6, 7 पे उल्टी आपको एरो बना देना है। ठीक है, 2, 6 एंड 7 पोजीशन पे, तो आपका ये हो जाएगा। जिंक, कैडमियम और आपकी जो मरकरी है उनमें D10 होता है, यानी आपको पता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो ये स्टेबल होते हैं और इनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें 3D सीरीज में तो कई सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा होता है +8 एंड आपका Ru भी है एक, उसका होता है। स्कैंडियम जनरली आपकी +3 बनाता है और जिंक आपका +2 बनाता है, और मैंगनीज जो है वो +2 से लेकर +7 तक बनाता है। ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हैलाइड्स एंड ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आपका 3D सीरीज जो होता है, स्कैंडियम आपके हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, बाकी ये सारे हैलाइड्स बनाते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से कैसे हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना CO2 एंड ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाते हैं, सारे एलिमेंट्स बनाते हैं। आपका जो स्कैंडियम है वो एक टाइप का ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक आपका सिर्फ और एक ही ऑक्साइड बनाता है, वो कि जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक आपके पास होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हम इस तरीके से प्रॉपर्टी कह रहे हैं, यानी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, पेयर्ड हो सारे, तो वो डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो कि आपके सारे इसमें अनपेयर्ड, एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, इससे आप निकाल लेते हो बोर मैग्नेटॉन, यहाँ से आप निकाल लेते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है रूट में n और n+2। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो मेरे पास मैंगनीज है, मैंगनीज का होता है 3D5 होता है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप अगर फिल करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप कितना रखोगे 5, तो आपके पास ही निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम बात करें आपके कलर्ड की, तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है डी ट्रांजिशन होने की वजह से कलर शो करता है। कलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और डी ट्रांजिशन करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा वो कलर शो करेंगे। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास, अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि जो आपका ये डी ब्लॉक है उसमें पूरे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपकी स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी डालने पर ये आपकी टूट जाती है 2 ऑर्बिटल्स में, एक 3 में और एक 2 में। जो 2 वाले है उसको EG कहते हैं, जो 3 वाला है उसको T2G कहते हैं। ठीक है, T2G। इसमें क्या है, मान लो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपने यहाँ पे भर दिया। ठीक है, फिर आपने इसमें कुछ एनर्जी डाली तो यहाँ से जा करके आपकी हायर स्टेट में चला गया। फिर दोबारा इसकी एनर्जी कम हुई, दोबारा आ गया, तो क्या हो रहा है, D से जा रहा है, फिर D में आ रहा है, फिर D से जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपका EG और T2G D ही ऑर्बिटल्स तो है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन हो रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कलर कंपाउंड कौन सा शो कर रहा है, तो आप बस 2 पॉइंट लिख देना कि एक तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा DD ट्रांजिशन कर रहा है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटेलिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। कुछ आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लाइक आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम होता है, वो वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड आपका कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। हैबर प्रोसेस में आयरन काम करता है, हाइड्रोजनेसिस में आपके निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम काम करते हैं। तो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी भी आपकी शो करती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं ये। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब होता है कि आपके ऐसे कंपाउंड जो कि छोटी छोटी जगहों में फिट हो जाए। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि आपका ये लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस होता है ये। मान लो कई सारे कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स आपका कंपाउंड है। ठीक है, नॉट एनीथिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड है, सॉरी, तो ये कंपाउंड है, तो आपने इसको लैटिस बना दिया, फॉर्म कर दिया, बहुत सारे मिला दिए एक साथ तो लैटिस फॉर्म हो गया। उनके बीच में आपके जगह छूट जाती है जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। मान लो आप गए मिठाई की दुकान पे, ठीक है, आप हलवाई की दुकान पे गए हैं लड्डू लेने, वहाँ पे आपके इस तरीके से लड्डू ना ऐसे अरेंज होते हुए दिखते हैं आपको इस तरीके से। तो आपका बीच में जो होता है 2 लड्डू हैं और उसके नीचे वाली लाइन है तो छोटी छोटी जगह होती है, एम्प्टी स्पेस, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, उन वॉइड्स में आपके कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि फिट हो जाते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड्स आपके बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए उसमें जाके फिट हो जाते हैं। वो कौन कौन से कंपाउंड है आपके, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये केमिकली इनॉट होते हैं और इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी भी होती है। आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉय बनाते हैं। एलॉय किसे कहते हैं,
दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉय बना लेता है। उनका साइज होता है मेटल का आपका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लाइक ब्रास, ब्रास आप कैसे बनाते हो? कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर ब्रास है। ब्रॉन्ज कैसे बना रहे हो? कॉपर एंड टिन का मिक्सचर। और गन मेटल कैसे बना रहे हो आप? कॉपर, टिन एंड जिंक का, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल का, ये आपके एलॉय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका थोड़ा नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास वो आते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है। आपने अपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो आपके डी एंड एफ ब्लॉक में ये सारी चीज़ें। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा नहीं मतलब है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका ये आता है, आपको प्रिपरेशन में आपके आने चाहिए। मान लो आपका इसमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि किस तरीके से आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें प्रिपरेशन लिख देंगे, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन में लिख देंगे कि आप किस तरीके से पहले डाइक्रोमेट बना रहे हैं। तो आपके पास एक क्रोमाइट और होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका FeCr2O4। आप वॉशिंग सोडा के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्लस में ऑक्सीजन भी होगा। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बन जाता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट इज Na2CrO4, दैट इज येलो कलर। येलो कलर का प्रोड्यूस करेगा, आपके पास निकलेगा Fe2O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? सोडियम क्रोमेट को H+ के साथ रिएक्ट कराओगे। रिएक्ट करने के बाद आपके पास मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमें चाहिए क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको KCl से रिएक्शन कराएंगे। KCl से जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे सोडियम जो है वो K से यानी पोटेशियम से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही रिप्लेस होगा तो आपके पास बन के आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का है, ठीक है। ऑरेंज कलर का होता है। आपका स्ट्रक्चर भी आता है तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। क्रोमेट होता है आपका CrO4 2-, जिसमें आपके पास एक क्रोमियम है और 4 ऑक्सीजन। तो आपने 4 ऑक्सीजन लगा दिए और 2 जो है चार्ज होता है जो कि बाहर की तरफ लगाते हो। ऐसे डाइक्रोमेट में आपके पास क्या है? ऑक्सीजन 7 है और क्रोमियम 2 है। 2 क्रोमियम लगा दिए, 3 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन बीच में और 2- बाहर। तो ये आपके हो गए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो है क्रोमेट से अगर आप येलो कलर का होता है उससे आपको डाइक्रोमेट बनाना है तो वो ऑरेंज कलर का होता है। तो आपके पास क्या होता है? H+ और OH- देते हो तो आपका क्रोमेट से ऑरेंज कलर का बन जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम में ही क्या करता है? H+ अगर लाओगे तो आपके पास क्रोमियम +3 बन जाएगा, ठीक है। एक आपके पास होता है क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट। ये आपका मेटल क्लोराइड होता है। आप इसके किसके साथ, कोई भी मेटल क्लोराइड होगा उसको लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और डाइक्रोमेट लेंगे, उसमें रिएक्शन कराएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड। जैसे ही आपको रेड वेपर देखने को मिल जाएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा उसमें क्रोमियल क्लोराइड प्रेजेंट है। इसी तरीके से आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें आप कैसे बनाते हो? आपके पास पायरुलोसाइट और होता है, जैसे कि वहाँ पे हमारे पास क्रोमाइट और था, ठीक है। ये MnO2 होता है। आप क्या करते हो? KOH से रिएक्शन कराते हो, वहाँ पे आप वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा रहे थे। ऑक्सीजन देंगे तो आपके पास मैंगनेट आयन बन जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, मैंगनेट आयन। फिर इस मैग्नेट आयन को आप उठाओगे और H+ दोगे और आपके पास बन जाएगा पैरामैग्नेट पर्पल कलर का, ठीक है। MnO2 और H2 डाइसल्फाइड, इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियली कैसे बना रहे हैं हम इसको? MnO2 को आप क्या बोलते हो? फ्यूज कर दोगे KOH के साथ तो आपके पास MnO4- बन जाएगा, मैग्नेट आयन है जो कि ग्रीन कलर का है। फिर आप इसको बना दोगे परमैग्नेट में इलेक्ट्रोलिसिस करा के, जो कि आपका पर्पल कलर का होता है। लैब में कैसे बनाते हैं आप इसको? लैब में आप रिएक्शन याद कर लेना किस तरीके से आप बना रहे हो। ये Mn+2 है मैंगनीज और आप H2O8 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका परमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका मैग्नेट और ये परमैग्नेट की ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग देख लीजिए। MnO4 2-, Mn ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ट्रांजिशन करते हैं, तभी इनका कलर शो हो रहा है, ठीक है। ये आपका होता है MnO4-, ये परमैग्नेट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ रिएक्शन आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एसिडिक मीडियम में वो कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। एसिडिक मीडियम में जो आपका क्रोमेट है, ठीक है, वो आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, आयरन Fe3+, और जो आपका I- है वो I2, H2- से SO3 से SO4 बन जाता है, ठीक है। और आपका ये न्यूट्रल में यानी एल्कलाइन मीडियम में किस तरीके से काम करता है? तो जो आपका ये है MnO4 वो Mn+4 में बना देता है, C2O4- से कार्बन, H2 से S बन जाता है, और आयोडीन जो यहाँ पर है न्यूट्रल में वो IO3- बन जाता है। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन सा लोअर ऑक्सीडेंट, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है एंड कौन सा एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे मैंने क्लास 12th की NCERT में से कुछ ऐड किया जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं आपके 2 सीरीज़ है, एक तो है एक्टिनोइड, दूसरी है लेंथेनोइड्स। जो लेंथेनम है आपका, ठीक है, लेंथेनम वो स्टार्ट होता है आपका
लेंथेनम से आपको लग रहा होगा कि लेंथेनॉइड सीरीज़ का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका क्या होता है, लेंथेनम जो है वो यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड सीरीज़ में नहीं आता, बल्कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो लेंथेनम का नाम है, तो ऐसा मत सोचना कि ये लेंथेनॉइड्स में आ रहा है। इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टीनियम भी नाम है, लेकिन वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आपके एफ में नहीं आते हैं, ठीक है। आपके पास 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एफ में कितने भर सकते हैं आप, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज में आपका जो होता है, अगर मैं बात करूँ sp-d-f का, तो डी एंड एफ की जो होती है साइजेस वो क्या होती हैं, 4d एंड 5f की जो साइज होते हैं वो सिमिलर होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। शील्डिंग होता है आपका 4f इलेक्ट्रॉन में, अनदर इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज इनका बढ़ जाता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑलमोस्ट सेम इनका वो एटॉमिक साइज हो जाता है, ठीक है। +2 +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये शो करते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सिल्वर वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कई सारे देखने को मिलते हैं, मैं आपको इसको नोट्स के थ्रू करा देती हूँ, ठीक है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, n-2f ऑर्बिटल्स में आते हैं ये। तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स के लिए बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, डी में, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन हो गया। ये आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f में होता है, ठीक है। तो इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। आपका लेंथेनम Z57 होता है, लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज में 58 से स्टार्ट होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एक्टीनियम में आपका Z89 होता है, लेकिन आपके एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Z90 से हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। ये आपके पूरा है लेंथेनम। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है गैडोलिनियम का पूछा जाता है, तो आप इसका 4f7 5d, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे आप फिल करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके जनरली कौन शो करता है, लेंथेनॉइड्स, ठीक है। ये जो होते हैं आपके कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें +4 होता है, +2 वाले भी होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं वो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड्स और जो ल्यूटिशियम होता है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जिनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। कलर भी शो करते हैं। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f ऑर्बिटल्स में एफ ट्रांजिशन करते हैं, वो डी ट्रांजिशन करते हैं, एफ ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके कलर शो करते हैं। लेंथेनॉइड्स आयंस है 4f0 4f14 होंगे, वो कलरलेस होंगे, क्योंकि वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं है, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आपका ज़्यादा आता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो सीरीज होते हैं जिनके पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है। आपको पता है कि साइज जो है, अगर हम लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम पीरियड में चल रहे, तो साइज कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो साइज होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका सिमिलर साइज होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है n-2f इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो हम उसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ तो क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आपके जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सिल्वरी कलर के होते हैं। HCl से रिएक्ट करते हैं सारे एक्टिनॉइड्स। हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मोस्ट हाईली अफेक्टेड HNO3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं एस एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स आपके आयंस कलर्ड होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चार्जर जो होता है FF ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देख लेना +3 ज़्यादा शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, इनके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, आ जाओ। लेंथेनॉइड्स आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं और एग्जिबिट +2 +4 भी करते हैं। यहाँ पे जो है आपका एक्टिनॉइड्स होते हैं वो +3 ज़्यादा शो करते हैं और ये +5 +6 7 तक होते हैं। ये आयंस कलरलेस होते हैं ज़्यादा, ये कलर्ड होते हैं आपके एक्टिनॉइड्स। डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते और ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते, ये ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं। ये लेस बेसिक होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। प्रीमेथियम दे आर नॉन रेडिएक्टिव होता है और ये रेडियो एक्टिव होते हैं बाकी सारे, ठीक है। दे आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आपका, तो आप देख सकते हैं, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके नहीं बल्कि नीट के हैं, ठीक है। मैं आपको, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो हम इसको जूम करके और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं या क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका कंपाउंड बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, वहाँ पे हम देख लेंगे पोटाश एलम क्या है, डबल सॉल्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डबल सॉल्ट क्या होता है, स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में लेकिन डिसोशिएट हो जाता है एक्वस स्टेट में और पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि आपके डबल सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके आयंस दे देते हैं, सारा डिसोशिएट हो जाते हैं आपके एक्वस स्टेट में और सारे आयंस दे देते हैं, लाइक KCl MgCl2, ठीक है। KCl MgCl2 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो डिसोशिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन टेस्ट देंगे, तो हम उसको डबल सॉल्ट बोलेंगे। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल आपका है कार्नेलाइट, पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट, ये सारे आपके डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। आपको इसका वो याद कर लेना आप और एग्जांपल लिख सकते हो। कार्नालाइट होता है KCl MgCl2.6 वाटर के मॉलिक्यूल, पोटाश एलम आपका K2SO4 Al2SO4 3.24 वाटर के मॉलिक्यूल, और मोहर सोल्ट होता है, आपको याद होंगे क्लास 12th में आपके प्रैक्टिकल्स के टाइम में भी होते थे ये, ठीक है। तो FeSO4 NH4 2SO4.6 वाटर के मॉलिक्यूल, ये आपके मोहर सोल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होते हैं सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में और ये गिव पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। मान लो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन होता है, के है आपका और FeCN6, ठीक है, FeCN6, ठीक है, सिर्फ के होना चाहिए, KCl है, ठीक है, FeCN6। आपने इसको पानी में डाला तो ये पूरा पूरा अलग नहीं होगा, Fe4 के ये प्लस वाला होगा, Fe+2CN माइनस, इस तरीके से, तो इसीलिए नेगेटिव टेस्ट देते हैं। अगर आप पानी में डाल दोगे तो इसके आयंस जो है कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहे हो, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। मान लो आपने लिखा K3 FeCN6, इसमें जो आयनाइजेशन स्फेयर के बाहर है वो आपका ये है। सेंट्रल एटम जो होता है वो आपका ये होता है जो कि सेंटर में लगा होता है, ये जिसके साथ ये CN6 वाटर के 6 मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल उतने, उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं जो आप ये लगा रहे हो, और जो आपका 6 यहाँ पे दिख रहा है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयनाइजेशन स्फेयर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम ये देख लेते हैं, रुक जाओ। आयनाइजेशन स्फेयर जो होता है वो आयनाइजेबल पार्ट होता है, ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फेयर है जो कि आयनाइज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो होता है आपका जिसके बीच में आप उसको आयनाइज नहीं कर पाएंगे, वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने एटम से अटैच्ड हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है जो कि आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें देखने को मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लुईस बेस होता है, वो आपकी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे चलते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टर्म्स, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आपको मोर देन वन सेंट्रल एटम देखने को मिलता है, यानी आपको वैसे तो एक ही सेंट्रल मेटल एटम देखने को मिलता है, लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज जो होती हैं कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 सेंट्रल एटम है। लाइक ये वाला आप देख पा रहे हो, इसमें आपका कोबाल्ट है और Cr है, यहाँ पे जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये आपका हेट्रोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर क्या होता है, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो, लाइक ये वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे आयन स्टेबल हो, K3 FeCN6, ठीक है, जिसमें 3 K+ आप होता है और एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट दे पाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ पे स्टेबल ना हो, लाइक K2 से 2K+ CD ये वाले होते हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। सेम टाइप के अगर लिगेंड्स लगे हैं तो होमोलैप्टिक है, NH3 और 6 पूरा सेम टाइम का। अगर अलग अलग लगा हुआ है तो वो आपका हेट्रो टाइप है, लाइक Cr NH3 4 भी लगा है, वाटर भी लगा है, तो ये आपका हेट्रोलैप्टिक है, ठीक है, हेट्रोलिटिक, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेंटिसिटी, ठीक है, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ये क्या होता है ये टर्म, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिले। नंबर ऑफ पेयर्स जो कि डोनेट होता है लिगेंड से। मोनोडेंटेड यानी कि वो एक लोन पेयर डोनेट कर दे उसको मोनोडेंटेड कहेंगे। बाईडेंटेड जो 2 लोन पेयर को डोनेट कर दे उसको बाईडेंटेड कहेंगे। ट्राईडेंटेड जो 3 को, टेट्राडेंटेड जो 4 लोन पेयर डोनेट कर दे, पेंटा और हेक्सा इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, आ जाओ। मोनोडेंटेड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मोनोडेंटेड किधर गया, एम्बीडेंटेड के बारे में भी देखेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, चलो हम यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो भी मिल रहा है हमको, हेक्साडेंटेट मिल रहा है, ठीक है, हेक्साडेंटेट मिल रहा है। ये रहा हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का आपका एग्जांपल है जिसमें आप 6 लोन पेयर डोनेट कर सकते हो। हेक्सा में आता है आपका EDTA, ठीक है। ये आपका होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट हो। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डायमाइन है, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो चारों तरफ लगा हुआ है, ये होता है आपका EDTA। आपने अपने प्रैक्टिकल में भी इसको किया होगा। पेंटाडेंटेट में क्या होता है, आपका एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पे पूरा एसीटेट है और ये आपके 3 एसीटेट लगा, 1 H लगा हुआ है, EDTA 3, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ट्राइडेंटेट में क्या है आपका, ट्राइडेंटेट जिसमें आप 3 लोन पे डोनेट कर सकते हो, ये पूरा कंपाउंड डाइथाइल ट्राइअमीन, ठीक है। टेट्रा में होता है ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ओके। नाउ आप बाइडेंटेट में आपका एग्जाम्पल बनता है इथेन 1,2 डाइअमाइन या फिर इथाइलिन डाइअमाइन भी आप बना सकते हो। ग्लाइसिनेट भी होता है और डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेट हो गया। और इसके अलावा आपका हो गया नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका हो गया एसिटाइल एसीटेनेटो, ठीक है। एम्बीडेंटेट की अगर हम बात करें तो एम्बीडेंटेट में आपका होता है जो कि 2 डोनर साइट लगे होते हैं, लेकिन डोनेट कर सकता है एक ही साइड से एक टाइम पे, यानी कि जो डोनर साइट है वो दोनों तरफ लगे होंगे, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट कर पाएगा, तो उसको एम्बीडेंटेट बोलते हैं। लाइक CN- SCN NO2- NC- NCS- ONO-, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है, जिनके पास वेरी डेंटिसिटी, विच कैन वेरी डेंटिसिटी, यानी डेंटिसिटी वेरी करती रहती है, एम्बीडेंटेट बन जाएंगे, ठीक है, बाइडेंटेट बन जाएंगे, ट्राइडेंटेट बन जाएंगे, तो इसीलिए हम उसको फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी लिगेंड्स को हम किस तरीके से बनाते हैं। मान लो आपके पास Ml2 टाइप का, M इज मेटल, L इज लिगेंड, Ml2 यानी एक मेटल 2 लिगेंड लगे, तो वहाँ पे आपका बनता है लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 2। मान लो Ml3 है, यानी कि Ml3 लिगेंड लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर उसका शेप है, और वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। अगर मान लो Ml4 टाइप का, तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। Ml6 टाइप का होगा तो उसमें होगा ऑक्टाहेड्रल और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। मोनोडेंटेड वही लिगेंड है जिनके पास एक साइड होगा डोनेट करने के लिए, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड आपके कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। कैटायनिक में जिनके पास प्लस चार्ज लगा हो आपका कैटायनिक में, लाइक NO+, दैट इज उसका मतलब नाइट्रोसोनियम, NH3NH2 उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, NO2+ उसको बोलेंगे नाइट्रोनियम, ठीक है। न्यूट्रल भी होता है, लाइक वाटर है जिसको एक्वा बोलते हैं, अमाइन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ठीक है, इथाइलिन है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, पाइरिडीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एनाइनिक के लिए X-, उसको बोलेंगे हेलिडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, इंडिडो, हाइड्रोक्सीडो, पैरासिडो, इनका नाम है, ठीक है, आप देख लेना। सल्फीटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ये सारे नाम है, इसको स्क्रीनशॉट लो, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आपको बेसिकली नेमिंग करना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोडेंटेट हो गए, अब हम यहाँ पे कुछ नेमिंग करेंगे, आ जाओ। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है ना, आपका जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये देखो, ये आपका प्लेटिनम पैलेडियम, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ये देखो स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेंगे। नेमिंग कैसे करोगे आप, देखो, अगर आपके पास सेंट्रल एटम की नेमिंग कैसे कर रहे हो, आपके पास अगर मेटल कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, ठीक है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स का मतलब आपके पास कुछ भी लगा K3CO2 दिस और उसके ऊपर लगा प्लस चार्ज, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक। तो कैटायनिक होगा तो आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका पूरा पूरा जैसा नाम है ना वैसे होता है। ये आपका क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर, जिंक है, पैलेडियम है, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, टाइटेनियम। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, अगर आयंस यानी कि माइनस चार्ज लगा हुआ, मान लो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर माइनस साइन, तो वो आपका एनाइनिक हो गया। तो उसका नाम कैसे लिखोगे आप सेंट्रल मेटल एटम का, वो लिखोगे क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलटेट, क्यूपरेट, जिंकेट, पैलेडेट, इस तरीके से लिखो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखे वो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपको हाइब्रिडेशन वगैरह होता है। तो पहली बात तो इसने कलर नहीं बताया, दूसरी चीज़ इन्होंने वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताया, इसने क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। बॉन्डिंग इन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि जो आपका बॉन्डिंग होता है वो किस तरीके से होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास जो होते हैं लोन पेयर्स डोनेट कर देते हैं, इस तरीके से आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको याद रखना है किस तरीके से है, अगर sp है तो उसका
शेप जो होता है लीनियर होता है, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 होता है टेट्राहेड्रल होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, d2 sp3 स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना आपका, वो मेटल का कब लिखते हो, नेमिंग के बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखते हो ना, उसके बाद लिख देते हो आप रोमन नंबर में। लाइक ये टेट्रा एक्वा कोबाल्ट है, ठीक है, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा अमीनो क्रोमियम थर्ड सल्फेट, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है, जो रोमन काउंटिंग में लिखते हो। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे देख लो वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी में, ये आपका वर्नर्स थ्योरी बेसिकली, वर्नर्स थ्योरी ने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है और आपका वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ठीक है। और इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी भी दिया था। वर्नर्स थ्योरी में हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वर्नर्स थ्योरी में आपके पास आया था सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो था वो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल को हम लिगेंड्स जो थे वो डोनेट करता था लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था। वर्नर्स थ्योरी में था वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड आपका ऑक्सीजन एंड हेलोजन जो कि डोनर होते हैं, पेयरिंग नहीं करते। मान लो पेयरिंग नहीं हुए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है वो, तो पेयरिंग नहीं होगी तो आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे आपके कार्बन एंड नाइट्रोजन होंगे, पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपके पास समझ लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो पेयरिंग होती है आपके। मान लो आपने डी ऑर्बिटल में भरे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6, ये 2 पेयरिंग हो गए। मान लो इनके पास लगा हुआ था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये आपस में पेयर हो जाएगा, ये आपस में पेयर होगा, तो पेयरिंग हो जाती है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयर नहीं करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। एंड प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात भी वर्नर्स थ्योरी ने करी थी। प्राइमरी जो वैलेंसी थी वो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता था उसको प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक वो होंगे जो कि कलरलेस होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पैरामैग्नेटिक वो है जो के पास कलर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाइपोल मूवमेंट आप कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू रूट में n+2, n क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप रखेंगे और आपके पास जो है डाइपोल मूवमेंट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चेलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ चेलेटिंग लिगेंड्स होते हैं बाइडेंटेड और जो कि चेलेट्स बना लेते हैं। मान लो आपके पास बाइडेंटेड हो, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो, आपस में एक तरह से रिंग बना लेते हैं, तो वो रिंग होता है जो कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको हम चेलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, चेलेटिंग लिगेंड्स। कुछ स्पेशल कंपाउंड होते हैं आपके, जीसिस सॉल्ट्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट देख लेना, सेडविक EN रूल जो होता है वो आयोपेक नेम है। सबसे पहले आप क्या करते हो, कैटायन का नाम लिखते हो, उसके बाद आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ लिगेंड, लिखोगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उसके बाद प्रीफिक्स लगाओगे डाई ट्राई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर नेम में लिगेंड्स ऑलरेडी है तो आप बाई ट्राई वगैरह लगा सकते हो, वरना आप स्पेशल वर्ड लगाते हो, बिस, ट्रेस, टेट्रा, किस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, नेमिंग भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टीरियो केमिकल सीरीज होती है, इसमें आपको ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सचिन, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक भी लगा हुआ है तो आप याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कलर कंपाउंड होते हैं ना, जिसमें आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल लिगेंड्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, आयनिक लिगेंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पॉइंट चार्जेस होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको ये देखने को मिलेगा, जो देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको बेसिकली जो है डी ऑर्बिटल्स के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में आपके पास होता है एक होता है एक्सियल और एक होता है आपका नॉन एक्सियल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स में आपको पता है कि 5 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से जो होता है, जो नॉन एक्सियल होते हैं वो आपका होता है DXY, DYZ, DZX, ये वाला होता है DX² - Y², ये वाला होता है DZ², ये इसके नाम है, ठीक है। जब इसको हम डी जनरेट करते हैं उसके बाद कुछ एनर्जी देते हैं हम इसको, फिर डी जनरेट करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपका आता है जिसमें हम ट्रांस इफेक्ट देखने को मिलेगा। चेलेटिंग लिगेंड्स आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपका
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है आपका स्प्लिटिंग होती है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एक होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग होती है इन्हीं ऑर्बिटल्स का, जिसमें 3 और 2 ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ये आपका 5 ऑर्बिटल है, डी जनरेट हो, हमने एनर्जी मारी इसके ऊपर तो ये टूट गए, एक हो गया T2G, एक हो गया EG, ठीक है। T2G और EG ये 2 ऑर्बिटल टूट जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल में आपको ध्यान रखना है कि 3 ऊपर होते हैं, T4 टेट्रा, T4 3 और T2G नाम है इसका, ठीक है। और नीचे होता है EG, ठीक है, याद रखना T2G और EG, ठीक है। ये वाला देखो आप लोग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड्स अप्रोचेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लिगेंड्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिलो द एक्सिस नॉन एक्सियल फेस मोर रिपल्शन, ठीक है। ये नॉन एक्सियल है T2G, ये आपका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है जिसमें 5 ऑर्बिटल है लिगेंड्स के प्रेजेंस में। आपने यहाँ पे आप देख लेना प्लस 0.4 यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लगती है। ये एक्सियल वाली है, जो जितनी नीचे वाली होती है उसमें माइनस 0.6 लगती है, ठीक है। 5 वाले डीजनरेट हो गए और यहाँ पे जो होता है ये आपका, यहाँ से आप स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हो 4/9 डेल्टा नॉट करके, ठीक है। नो पेयरिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। इसी तरीके से आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है एक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके 5 है, यहाँ पे इस बार उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे टेट्राहेड्रल में आपका T2G ऊपर था लेकिन यहाँ पे T2G नीचे है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में T4 टेट्रा, T4 3 या 3 तो ऊपर 3 होंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एक्सेल वाला ऊपर होता है, ये नीचे होता है, ठीक है। प्लस 0.6 हो गया, माइनस 0.5 हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं एक्सिस पर और फेस मोर रिपल्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेल्टा नोट जो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी है। अब यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका, ज्योमेट्री होता है, लिगेंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल की सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल की। मोर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोर इन इज स्प्लिटिंग एनर्जी। ट्रांजिशन जो होता है वो 3D 4D एंड 5D में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। अब हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे होता है x इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस y इंटू माइनस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस NP। x जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। y जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G होता है। x जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG में कितने हैं, और जो y है उसमें क्या होगा T2G ऑर्बिटल्स में कितने हैं। P फॉर पेयरिंग एनर्जी होगी, N फॉर नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, ठीक है। अब D1 है, D2, D3, D8, D9, D10 इसमें सेम होता है स्प्लिट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। D4, D5, D7, D6 इसमें डिफरेंट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ये D में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सारे D ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे ना, तो यहाँ पे आपको देखना है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी कंप्लीट होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। आइसोमेरिज्म आपके जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली वो आपके 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके और भी टाइप के होते हैं लाइक हाइड्रेट, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो होता है आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आपको वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, लिगेंड्स एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। देखो वाटर है, इसमें भी वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब दोनों कैटायन एंड आयन कॉम्प्लेक्स और लिगेंड्स एक साथ एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो आपके होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं काउंटर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी इनके याद करने हैं। इसी तरीके से लिंकेज में क्या होता है, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो आपके एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंगल से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी एंगल नहीं है। टर्मिनोलॉजी देखें, M इज मेटल, ABCD मोनोडेंटेड होता है, जो कैपिटल है कैपिटल बाइडेंटेड है, और ये जो होता है सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला अभी याद करते हो तो आपको याद नहीं होगा जनरल फॉर्मूला और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे। MABCDEF इस टाइप का बन रहा है तो आपका 15 होता है, तो आप अभी इसको याद नहीं कर पाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके पास ये बनता है MA4 टाइप का, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। MA2B2 है तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये आपका होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जो टेट्राहेड्रल होगा उसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो वहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका एंटी कैंसरस होता है एक, जिसे हम सिस्प्लेटिन कहते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। विलिकन कैटलिस्ट होता है जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन से मिलता है। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो 1/बीटा होता है, जिसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है। अगर ये हायर है तो आपके स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें आपके पास 2 केस होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए
लिए, दूसरा होता है बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। एक्स जो होता है टोटल डिफरेंस मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, हमेशा ऑप्टिकल होंगे। ये आपके इस तरीके से होंगे तो इनएक्टिव और एक्टिव होते देखने को मिलता है, यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव देखने को मिलता है। तो ये अभी आप याद नहीं कर पाएंगे आइसोमेरिज्म। तो जितना आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको नेमिंग करने को आता है, तो नेमिंग हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको वन शॉट दे दिया है, नेक्स्ट पार्ट में इसका कर लेके आने वाली हूँ। आपके 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। मान लो आपका जो यूनिट नंबर 1 का ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, हम एक बार जाके उसमें देख लेते हैं। तो जैसे आपका केमिस्ट्री 137 का है, तो वॉल्यूम 1 में आपके डी एंड एफ ब्लॉक था और ब्लॉक 2 में आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा दिया और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लेती हूँ। यूनिट 1 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक की बात कर रहा है, यूनिट 2 में भी डी ब्लॉक की बात कर रहा है, यूनिट 3 में इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 थे और हमने तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर बना सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया। ये पूरे पीरियोडिक टेबल है, आयोपेक नेमिंग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जिंक का आप देख सकते हो 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये मैंने सारे आपको करा दिए। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक में, लेंथनम का है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी में क्या होता है, ठीक है, ये मैंने सारे आपको पढ़ा दिया है ना। डेंसिटी का थोड़ा सा हम देख लेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बता दी है मैंने आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ईजी है, तो हम थोड़ा सा कर लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने आपको बता दी कि कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को आपको मिलते हैं। इसी तरीके से सेम दूसरे चैप्टर में भी आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और हम आपको अगर ये ठीक लगता है तो मैं कल इससे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। इनर ट्रांजिशन में आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक में जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लेंथनम, हॉफनियम, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मैं इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी इसका। अगर आपको इस तरीके से नहीं पसंद है तो मैं आपको स्टडी मटेरियल से करा दूंगी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं उसके अंदर। मुझे एक स्प्लिटिंग एनर्जी आपको बतानी थी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास 4 चीज़ें हैं, 4 यूनिट है, 4 और 3 7 यूनिट हो चुके हैं बेसिकली आपके, ठीक है। तो बाकी के 7 बचे हैं जिसमें आपके स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह सारे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात करें तो देखो, वर्नर्स थ्योरी मैंने आपको बता दी, जिसमें हमने क्या बोला था कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया इन्होंने, और कुछ मेटल्स के बारे में बताया, ठीक है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एम्बीडेंटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। चलेशन क्या है, चलेशन का मतलब होता है आपके पास कोई भी डेंटेड हो या कोई भी पॉलीडेंटेट हो, ठीक है, आप एक रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसको हम चलेट बोलते हैं, ठीक है, चलेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने बता दिया। नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके पास ये है ना एंडिंग विद क्लोरीन, तो क्लोरिडो, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, प्लस वाली एंटिटी है, तो कैसे करोगे, ठीक है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, प्लस वाली एंटिटी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका ये हो गया। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, आपका ये आता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म मैंने आपको बता दिया, स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट सॉल्वेशन हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आपको इसके एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें आप लोग अभी याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि टफ है थोड़ा, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से, लेकिन आप अभी याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होती है स्प्लिटिंग, जो क्रिस्टल फील्ड की हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं और जो क्रिस्टल फील्ड में आप करते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके आगे, जिसमें आप स्प्लिटिंग करते हैं, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो ये स्प्लिटिंग है आपकी, ठीक है। ये अगर T2G ऊपर है तो आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, T2G नीचे तो आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और क्या है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है वो पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो आप ये देख सकते हो, आप इस टेबल को पढ़ सकते हो, ठीक है। T2G अगर 1 है तो क्या होगा, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपकी स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 में है आपका, देखो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल वाले, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाले मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको थ्योरी का थोड़ा पार्ट मुझे बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। 7 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, होपफुली ये आपके 7 चैप्टर थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे आप, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह, और आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट भी है, ठीक है। आपके 4 ब्लॉक है आई थिंक, है ना। तो
तो यहाँ पे हम ब्लॉक 3 में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, रियल गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स मैटर में आप पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वाला भी हम करेंगे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपको पता है बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गे लुसाक लो, एवोगाद्रोज लो, सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो भी कल मैं होपफुली आपका कर दूंगी अपलोड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।